चलिए आइए, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा था और अगला क्वेश्चन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। टारगेट है 200 क्वेश्चन पूरा करने का न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। आप लोग बस मेरा सारा वीडियो देखते रहिएगा, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा और शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। देखिए क्वेश्चन यह है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु जिसका वजन 1 kg है के बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा। अच्छा, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी और उसकी सतह पर कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका वजन है 1 kg, ठीक ना। और ये हो गया पृथ्वी, अर्थ, ये कोई हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मास दिया 1 kg, पृथ्वी का मास, इसका जो रेडियस है उसको हम r मान लेते हैं, इसका मास को m मान लेते हैं, रेडियस को r मान लेते हैं, ठीक ना। और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में, पृथ्वी और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम लोग f मान लेते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट g होता है ना, वो तो पता होगा आप लोग को, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, उसको हम लोग कैपिटल G मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबका न्यूटन्स ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कहा था, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दो पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको हम यहाँ समझाते हैं, ठीक ना। अगर कोई दो पार्टिकल्स है, छोटा बड़ा कुछ भी, मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा है, छोटा है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r ले लेते हैं, या फिर कहीं कहीं d भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, r या d कुछ भी आप ले सकते हैं, या। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम a मानते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम b मानते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा वह कहलाएगा FAB, ठीक ना। a द्वारा b पर लगाएगा फोर्स, और ये जो फोर्स इस पर लगाएगा तो ये कहलाएगा b द्वारा a पर लगाएगा फोर्स। तो फोर्स तो दोनों ही लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा FGM/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये 9th क्लास का टॉपिक है, उतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि मैं बता सकता हूँ, ठीक ना, लेकिन फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। बस इतना ही याद रखिए कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये इन दोनों मास पर और ये बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ये बीच की दूरी जो है, त्रिज्या, बीच की दूरी जो है, यानी वस्तु के और पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी जितना ही ज़्यादा होते चला जाएगा, ठीक ना, उतना ही जो बल है वो कम होता चला जाएगा, ठीक ना। जाहिर सी बात है कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, दो पेन है, अगर इसके बीच की दूरी को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, कम तो होगा ही, जाहिर सी बात है कम होगा। तो किस प्रकार से कम होता है, स्क्वायर करके कम होता है वो। जैसे अगर दूरी 2 किलोमीटर है तो 2 का स्क्वायर 4 किलोमीटर, जितना डिस्टेंस होता है उतना जो है फोर्स कम हो जाएगा, है ना। और दोनों के मास पे डिपेंड करता है, मास जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यही कारण है कि अर्थ से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जुपिटर के ऊपर होता है, ठीक ना, और उससे भी ज़्यादा सन के ऊपर होता है, जो पूरे प्लैनेट्स को बांध कर रखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए इतना तो आप समझ गए। तो ये न्यूटन्स ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो उसी में ये जो कांस्टेंट जी होता है, अर्थ का मास हो गया RE, रेडियस ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन, ये कांस्टेंट होता है, ठीक ना। ये हर जगह बराबर होता है, जी का वैल्यू जो है हर जगह बराबर होता है, और जी का वैल्यू कितना होता है 6.67, नोट कर लीजिएगा, × 10⁻11। ये जी का वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
ठीक है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो वैल्यू है हर जगह, हर प्लैनेट पर, यूनिवर्स में कहीं भी जी का वैल्यू जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है जी का, कैपिटल जी। गुरुत्वाकर्षण में दो तरह का जी का जिक्र किया गया है, एक कैपिटल जी का जिक्र किया गया है और कल मैंने स्मॉल जी के बारे में बताया था। इसका स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। और मास ऑफ अर्थ, अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 × 10⁻24 होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, क्योंकि मास का यूनिट केजी होता है। और इसका अगर रेडियस का बात करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये मीटर में हो गया, ठीक है। आइए अब चलते हैं, सारा वैल्यू हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को हम रखते हैं अभी और इसको फिलहाल हम मिटा दे रहे हैं, है ना। तो हमको निकालना है दोनों वस्तुओं के बीच का बल। अगर अर्थ के सरफेस पर, सतह पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वस्तु रखा हुआ है, तो उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण का बल काम कर रहा है, तो F निकालना है। फॉर्मूला हमने लिखा था, आप M1 M2 भी दे सकते हैं या फिर ME MO भी दे सकते हैं या कैपिटल M या स्मॉल m भी दे सकते हैं। ME MO, है ना, और RE का स्क्वायर, ठीक है। तो G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 10⁻11, ठीक ना। अभी यूनिट फिलहाल नहीं देंगे, यूनिट देने से कोई फायदा नहीं है। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो है 6 × 10⁻24 kg। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कितना है 1 kg है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10⁻6 और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते जाइएगा, इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि जितना भी न्यूमेरल वैल्यू है पावर को छोड़ करके वो सबको साथ में हमको इंटू कर देना है, ये और जो पावर वाला है उसको हम लोग को साथ में रखना है, ठीक है। यहाँ भी न्यूमेरल वैल्यू है 64, तो 2 बार 64 होगा। क्यों 2 बार? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और ये 10 का पावर जो है ये 12 हो जाएगा, क्योंकि पावर इंटू हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से 10 का पावर 12 से 24 को काट सकते हैं, तो 10 का पावर 12 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, एक यहाँ एक यहाँ, और यहाँ पॉइंट के बाद जो है 2 अंक है। तो नियम तो ये है कि अगर अंश में और हर में पॉइंट के बाद बराबर अंक हैं तो दोनों हट जाते हैं, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सेम अंक आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए कटने वाला जो है वो काट सकते हैं, ये 3 से कट गया 2 बार में, ये 32 से कट गया 2 बार में, ठीक है। अब कोई कटने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा इसको डिवाइड, ठीक ना। अगर हम इसको काटे नहीं होते हैं, ठीक ना, तो आराम से हम इसका 64 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए हम इसको काटते नहीं हैं, काट करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 67 × 6 किए थे और यहाँ पर 64 × 64 था। तो पॉइंट मैंने क्या किया था, हटा दिया था, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहा है। तो 64 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 64 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, यहाँ करते हैं, ठीक ना। 64 का स्क्वायर आपको निकालने आता है, 4 को 16 के 6 हर्षिल 1, 6 1 24 2 48 48 1 49 49 के 9 हर्षिल 4 36 40 आ गया। और ऊपर में जो है 667 को 6 से इंटू करना, 7 6 42 को 2 हर्षिल 4 7 6 42 को 2 हर्षिल 4 36 4 40 के 4 हर्षिल 2 36 40, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे तो कुछ बचा हुआ नहीं है, ऊपर में -11 है और +12 है। इंटू में पावर जो है वो प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। अब ये 10 इसमें आकर के इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा 40020
बाई 4096 इतना हो जा रहा है। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 5 अंक है। यहाँ पर अगर पहला वाला लेते हैं और इसको 40 लेते हैं तो 9 चौक 36, 9 बार में तो जाएगा ही जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि 9 बार में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फर्दर अगर डिवाइड कीजिएगा तो 7 7 आते चला जाएगा, ऐसा 7 7 9 6 कुछ आएगा ऐसा। तो यह जो है अप्रॉक्स में हम लोग इसको 9.8 लिख देते हैं और यही जो है इतना फोर्स लग 9.8 न्यूटन का, ठीक ना। चलिए फिर से हम उसको समझाते हैं, भले क्वेश्चन कम बने लेकिन बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ था कि एक अर्थ के सतह पर एक वस्तु है 1 किलोग्राम का, तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये रेडियस इसका है, इसका मास m मानते हैं, ये छोटा मास हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला हमने लगा दिया G/m/r², ठीक ना। तो सबका वैल्यू पता होना चाहिए। G का वैल्यू होता है इतना, हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक ना। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू इतना है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इतना लिख दिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 kg का था, इसको लिख दिया। रेडियस जो है वो 6.4 10⁶ था, उसको लिख दिया। स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर 64 को 2 बार लिख दिया और 667 × 6 को साथ में लिख दिया, क्योंकि नंबर को साथ में लिखा था और पावर को मैंने साथ में कर दिया था, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए नीचे 12 हो रहा है पावर का, तो ये 12 बार में कट गया टोटल, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हट जा रहा है क्योंकि पॉइंट को अधिक अंक था, पॉइंट को अधिक अंक था, टोटल पॉइंट के बाद 2 अंक था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक था, सारा पॉइंट कट गया। इसको हमने इंटू किया इन दोनों को, तो इतना आ जा रहा है, इसको इंटू किया तो इतना आ जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ 10 बच रहा है, देख लीजिए 10 को इसमें इंटू कर दिया, इतना हो गया। इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है 9.77, तो अप्रॉक्स जो है ये 9.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आज इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है स्क्रीन पर देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालें। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच का निकालना, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, और ये जो है ये सन हो गया, इतना बड़ा सन होता है, ये सन हो गया, ठीक है, सन हो गया। तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर साइड में लिखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, 6 × 10⁻24 kg था, याद रहेगा। और सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो मास ऑफ सन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻30, 2 × 10⁻30, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना। उसके बाद तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग r लिख देते हैं या d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 1.5 10⁻11 मीटर, ठीक है, 10⁻11 मीटर। और आपको g का वैल्यू पता है, ओके, कैपिटल G का वैल्यू तो पता ही है, 6.67 10⁻11 यूनिट, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसके बीच का दूरी तो दिया हुआ है, ठीक ना, रेडियस, इसका मास ऑफ अर्थ, इसका मास ऑफ सन, फोर्स लग रहा है इससे इधर, ये भी इधर फोर्स लगा रहा है। तो सूर्य के द्वारा ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा होगा, सूर्य के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा बताना है, कि दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है। सॉरी क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो रहा है। तो फॉर्मूला वैसे किधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस है तो हम लोग r लिखेंगे, सिर्फ r ही नहीं लिखेंगे, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप d भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो g का मान हो गया 6.67 10⁻11, मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 × 10⁻30, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 10⁻11 स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ को जो है
आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने क्या बताया था, जितना भी नंबर है, तो ये नंबर देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 है। क्या है यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये 2 और ये 6 जो है 6 दूनी 12 बना रहा है। तो 12 जो है ये इससे इंटू होगा, ठीक ना, तो हम डायरेक्ट से इंटू करते हैं डायरेक्ट इसको। तो 12 से 84 की 4 हासिल 8 हो रहा है, 12 से 72, 72 और 8 80, 80 के 0 हासिल 8, 12 से 72 और 8 80। पॉइंट जो है 2 अंक पीछे, यहाँ लगा दिया पॉइंट मैंने। 15 का स्क्वायर करते 225 होता है, पॉइंट जो है 2 अंक पीछे जाएगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए सिर्फ पावर बच गया यहाँ पर, पावर 10 का पावर 30 और 10 का पावर 24 प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों प्लस में इंटू में है, तो 10 का पावर हो गया 54। ठीक है, और ये माइनस में था, यहाँ पर आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 22 हो जा रहा है, ठीक ना, क्या हो जाएगा 10 का पावर 22 हो जा रहा है, तो हमें 10 का पावर 22 लिख दिया, ठीक ना। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये कितना हो रहा है, पॉइंट के बाद सेम अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट जो है वो हट जाएगा। पॉइंट के बाद सेम अंक करने से पॉइंट को हटा देना पड़ता है, ठीक ना। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, छोड़िए इसको, काम हो गया। 10 का पावर 54 में से 11 घट गया, कितना हुआ, 10 का पावर 54 में से 11 घट गया, कितना हो गया 43 हो गया। 43 में फिर 22 घट गया, तो 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो 10 का पावर 21 आ गया प्लस में। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखिए 4 अंक है और यहाँ पर कितना 3 अंक है। अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 80 हो रहा है, ठीक ना। तो लगभग जो है ये, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग जो है ये 35 गुने 70 हो रहा है, लेकिन जब 4 यहाँ 25 है तो 35 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो 35 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा और लगभग ये 57 हो जाएगा, तो 35.57 जो है इसका आंसर होगा। और इंटू में क्या हो जाएगा 10 का पावर 21। अच्छा, इसको यहाँ पर लिखना था 35.57 10 का पावर 21। ठीक है, अब एक चीज़ आता हूँ मैं, अगर पॉइंट जो है, पॉइंट को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिखना है हमको, तो पॉइंट अगर हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, ठीक ना, ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लाएंगे, एक अंक आगे, तो यहाँ पर जो है एक घट जाता है, ठीक ना। तो 3.57 और 10 का पावर क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, तो ये आंसर हो जाएगा 10 का पावर 22, ठीक है, न्यूटन। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 22 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 24, ये 54 हो गया, 54 में से 11 घट गया, 54 में से 11 घट कितना हो गया 43 हो गया, 43 में से 22 जाके घट जा रहा है, कितना हो गया 21 हो जा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 23 या 22 आ रहा है, देख लीजिएगा कहाँ 0 मिसिंग है। ओके, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सिर्फ तरीका सीखते जाइए, ठीक ना। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना फास्ट कर रहे हैं और कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कैलकुलेशन के लिए, इट डिपेंड अपॉन योर माइंड, ठीक ना, कि कैसे इस्तेमाल करते हैं आप एग्जाम में। वैसे जो टेक्निक मैं लगा रहा हूँ उसको इस्तेमाल किया तो जल्दी थोड़ा बनेगा कैलकुलेशन। मंगल ग्रह का द्रव्यमान है 66.4 10 का पावर 23 kg। क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान दिया है। मंगल ग्रह तो मास हो गया, कितना दिया है 6.4 10 का पावर 23 kg। इसकी त्रिज्या है 3.4 10 का पावर 6, त्रिज्या है 3.4 10 का पावर 6 मीटर और ये kg, ठीक ना। उसके बाद दिया हुआ है तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय बल का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। हाँ, एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, देखिए मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी F इक्वल टू क्या निकाले थे, अभी हम इसको बाद में सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू क्या निकाले थे, G
MM/r²। ये कैपिटल एम या स्मॉल एम, ओके। ये क्वेश्चन 1 कर देते हैं, है ना। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है mg, पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। F इक्वल टू mg होता है, g m/r²। ये स्मॉल एम कैंसिल होता है, तो g इक्वल टू क्या आता है? g इक्वल टू हो गया g m/r²। ये स्मॉल g निकालने का फॉर्मूला है, ठीक ना। और इसी फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर बोला है मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला तो हम लोग को मिल गया है, g m/r², ठीक है। तो ये g, कैपिटल G का वैल्यू बताते हैं, मंगल ग्रह हो चाहे जुपिटर हो, कोई भी ग्रह हो, कैपिटल G का जो वैल्यू है वही लिखाएगा जो इसका होता है, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 6.67 10⁻11, यहाँ पर लिख दिए 6.67 10⁻11। मास कितना दिया हुआ? मास मून का मंगल ग्रह का 6.4 10⁻23, अर्थ से ज़्यादा है। और इसका आर का स्क्वायर 3.4 10⁻6 का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। आप किस टेक्निक सॉल्व कीजिएगा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्निक लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। चलिए देखिए, तो मेरा तो टेक्निक यही है भाई कि नंबर को पहले लिख देना है साथ में, ओके। यहाँ 3.4 जो है 2 बार लिखा जाएगा, ये नंबर मैंने पहले लिख देता हूँ। अब देखिए इंटू में पावर जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 23 - 11 कितना हो गया? 23 - 11 13 हो गया, ठीक है। सॉरी 12 हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर क्या है? ये भी 12 आ गया, देख लीजिए। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो कैंसिल हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 अंक है, ऊपर में 1 अंक ज़्यादा है पॉइंट के बाद। मतलब अगर ऊपर में 1 अंक ज़्यादा रहेगा पॉइंट के बाद, तो जो एक्स्ट्रा 1 0 है वो नीचे लग जाएगा। अगर नीचे में जितना अंक ज़्यादा रहता है वो एक्स्ट्रा 0 ऊपर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को हमने हटा दिया। अभी मैंने क्या बोला? ऊपर में 1 अंक ज़्यादा है तो 1 0 नीचे आ जाता है, ठीक है, यही बताया था ना। चलिए, क्योंकि काट करके 100 लिखना 1000 लिखना थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता ही है, इतना तो वो करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कटने वाला है, काट दे रहे हैं 34, 2 से काटते हैं, है ना, 17 बार में, और ये 32 बार में। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ भी 17 बार में, और ये 16 बार में, ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से उधर चलते हैं। तो 16 × 667, 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते होता है 112 का 2 हो गया, 16 सत्ते 112 का 2 हो गया, हासिल 4 बचा। 16 छक 96, 96 और 4 100 हो गया, 100 का 0 हासिल 10। 16 छक 96, 96 और 10 कितना होता है? 96 और 10 107 होता है, ठीक है, सॉरी 106 होता है। नीचे क्या है? 17 × 17, 17 × 17 पता है आप लोग को 289 होता है। यहाँ पर क्या बचा? पावर में कुछ नहीं बचा। तो चलिए इसको इतना ही डिवाइड कर देना है आपका आंसर। नीचे कितना है? 3 अंक है, ऊपर कितना है? 5 अंक है। मतलब ये पहला अंक इस तीनों को डिवाइड करेगा। अब चूंकि यहाँ पर 89 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कीजिए तो इसको लगभग जो है ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई गड़बड़ है क्या? 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11, सॉरी हासिल कितना? 11 आ रहा है, ठीक ना। और 16 से 96, 96 और 11 कितना होता है? 96 और 11 जो होता है 107 होता है, ठीक ना। यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, यही गड़बड़ था। अब इसको डिवाइड कीजिए, 72 आ गया, ठीक ना। इसको डिवाइड करने से, ठीक है, लगभग जो है वो आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक 0 भी है, यहाँ पर एक 0 भी है, ठीक ना। अब ये बराबर में आ गया, ठीक ना। अब ये डिवाइड करने से कितना आएगा? 3.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
3.69 समथिंग आएगा, तो इसको लगभग जो है हम लोग 3.7 कर देते हैं, ठीक ना। डिवाइड आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 3.7 इसका आंसर आएगा, 3.7, ठीक है। इसमें जो है कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा बड़ा रहता है। फिर मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से दुगना तथा त्रिज्या त्रिगुनी हो, तो उस ग्रह की सतह पर 9 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। यहाँ क्वेश्चन में देख लिया आप लोग, क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ 2 चीज दिया हुआ है। इधर अर्थ लेते हैं हम लोग और यहाँ पर लेते हैं प्लैनेट, ठीक है। तो दिया यह क्वेश्चन में है, ये पृथ्वी का प्लैनेट हो गया। दिया है कि ऐसा कोई प्लैनेट है, ग्रह है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगना है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर हम लोग m मानते हैं, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2m, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसका त्रिगुना इसका त्रिज्या है। पृथ्वी का त्रिज्या अगर r है, इसका त्रिज्या जो है 3r हो जाता है। कितना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम पृथ्वी का स्मॉल जी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, Gm/r², ये फॉर्मूला लगता है। और अगर हम ग्रह का जी निकालते हैं, जी डैश मान लेते हैं इसको, तो ये होता है Gm/r²। लेकिन यहाँ पर जो m है वो 2m है, ठीक है, और यहाँ पर जो r है वो 3r है। ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2Gm, और यहाँ पर जाएगा 9r², ठीक है। एक बात गौर से देखिएगा कि ये जो वैल्यू है, ये वाला Gm/r², यहाँ भी है Gm/r², तो क्या हम Gm/r² के जगह पर ये वाला G रख सकते हैं? एब्सोल्युटली रख सकते हैं। तो G डैश जो है वो हो जाएगा 2/9 G हो जाएगा। ओके, तो ये एक रिलेशन आ गया 2/9 G का। अब पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो उस ग्रह की सतह पर 9 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ, द्रव्यमान दिया वस्तु का। कोई भी वस्तु हो सकता है, 9 केजी का द्रव्यमान है, उसका भार निकालना है इस ग्रह पर, ठीक ना, तो कितना होगा। और ये जो भार है 9 केजी पृथ्वी पर का दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में 9 केजी भार दिया हुआ है तो पृथ्वी का ही भार दिया होगा, पृथ्वी पर का ही भार दिया होगा। इस पृथ्वी पर का 9 केजी है, तो इस ग्रह पर कितना केजी का हो जाएगा, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ये तो पता है। वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। हमको ग्रह पर का वेट निकालना है, इसका g को हम डैश माने थे, ठीक ना, मास। तो g डैश का वैल्यू कितना है, 2/9 g है, 2/9 g है, ठीक है। तो मास का वैल्यू 9 दिया हुआ है, 2/9, और इस g का वैल्यू होता है पृथ्वी पर 9.8। ये तो कैंसिल हो गया, इसको अगर इंटू कर देंगे अगर हम लोग, ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूटन। वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन में दिया है कि कोई ग्रह है जिसका मास पृथ्वी के मास का दुगना है। पृथ्वी का मास m, ग्रह का मास 2m, और उस ग्रह का त्रिज्या जो है पृथ्वी से त्रिगुना है। पृथ्वी का त्रिज्या r है, ग्रह का त्रिज्या 3r हो गया। ओके, तो पृथ्वी पर अगर हम g का मान निकालते हैं तो ये तो Gm/r², ठीक ना, ये तो पता है आप लोग को। अगर ग्रह पर g का मान निकालते हैं तो g डैश मान लेते हैं इसको, Gm/r² यहाँ भी होगा, लेकिन अंतर यह है कि इसका मास 2m रखेंगे, इसका त्रिज्या 3r रखते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3r का स्क्वायर 9r² हो गया, 2m यहाँ पर 2m हो गया, यहाँ 2/9 Gm/r²,
इसको ध्यान से देखिए, ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, जी मटर कर, ये किसका वैल्यू है, जी का वैल्यू है, तो यहाँ पर जी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो ये एक आ गया रिलेशन। ठीक है, अब वेट दिया हुआ, वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला ये होता है, मास दिया हुआ 9 kg, अर्थ पर मास है 9 kg, तो उस ग्रह पर कितना मास होगा, तो वेट इक्वल टू होता है mg डैश डैश, क्यों, क्योंकि वो उस ग्रह पर निकालना है। तो जी डैश का फॉर्मूला दिया हुआ यहाँ पर 2/9g, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर 2/9g, कोई दिक्कत नहीं है। जी का वजन पर होता है, मास दिया 9, ये 9 में कैंसिल हो गया, इसको इंटू कर दिया 9 हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम होने से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, इसको बढ़िया से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, है ना। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक वस्तु को छोड़ी जाती है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम एक मीनार मान लेते हैं, यहाँ पर एक मीनार है, ऐसे ये मीनार मान लिया मैंने, मीनार मान लिया। तो इस मीनार से एक वस्तु को छोड़ा जाता है ऐसे, तो बताइए कि जब ये वस्तु यहाँ पर था उस समय उसका वेग कितना था, 0 था, मैंने कल ही बताया था। यू इक्वल टू क्या होगा, 0, यू क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 19.6, कितना है 19.6, इस मीनार की ऊंचाई है 19.6। इसी मीनार से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, रिलीज किया गया, तो रिलीज किया गया तो इसका वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ आएगा ही, इस वेलोसिटी को ही फाइंड करना हमको। और मैंने कल भी बताया था कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक ना, तो वहाँ पर जी का वैल्यू तो काम करता ही है। अब ये नीचे गिर रहा है तो जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वैल्यू क्या होता है जी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सारा चीज आपके पास है, u है, h है, v है, g है, टाइम नहीं है इसमें, ठीक ना। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें सारा चीज आ गया, तो v स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 है, इसको मैंने हटा ही दिया। अब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2gh हो गया, ठीक है। 2g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू 19.6। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग इंटू कर देते हैं, अगर हम इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन को इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये एग्जैक्टली यही आ जाएगा। क्लियर है, यही आ जाएगा। अब रूट का यह नियम है कि जो भी 2 बार रहता है वो एक बाहर निकलता है रूट का। ये 19.6 जो है 2 बार हो जा रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 19.6 जो है बाहर निकल गया, तो v का वैल्यू क्या हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए समझ आ गया, 19.6 मीटर पर सेकंड। याद रखिए, जब भी कोई वस्तु को ऊपर से रिलीज करते हैं तो g जो है पॉजिटिव होता है, और अगर वही वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता तो g जो है वो हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एक बार फिर से हम लिख देते हैं, अगर नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव लेना है, अगर ऊपर जाएगा तो जी जो है नेगेटिव लेना है, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा पढ़ने में, चलिए अच्छी बात है, अच्छा लग रहा तो मज़ा लेकर पढ़िए, मज़ा तो आएगा ही। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देख लीजिए। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई वस्तु, कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिए अभी जो मैंने बताया था वो चीज़ आ गया, कोई पत्थर है, यहाँ पर कोई पत्थर है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक ना, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जी तो काम करेगा ही, और इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ठीक ना।
तो ये -10 लेंगे। -10 क्यों लेंगे बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये। यही अगर नीचे की तरफ आ रहा होता, ड्रॉप होता, तो ये प्लस में लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर माइनस होगा। और इस ऑब्जेक्ट को 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंका गया है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ कितना? 126 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति क्या दिया? आवर, प्रति आवर दिया हुआ है, ठीक ना? प्रति आवर के वेग से फेंका जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये यू दिया हुआ है। यू क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक वेग हो गया, यहाँ से फेंका जा रहा वस्तु को, तो प्रारंभिक हो गया, तो यू तो 126 होगा ही। अब यहाँ पर एक चीज़ करना ये है कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, क्योंकि सब मीटर प्रति सेकंड में है। तो क्या करते हैं, इतना से इंटू करते हैं 5/10 से, ये 7 से कट गया और यह गया 35 मीटर पर सेकंड। कितना निकल गया? यू। अब बताइए हमको इसका हाइट निकालना है कि कितना हाइट तक जाएगा, कितना हाइट तक जाएगा। इसमें क्या एक मिसिंग है? भी मिसिंग है। अब बताइए कि जब ये हाइट तक जाएगा यहाँ पर, तो इस समय इसका वेग क्या होगा? 0 होगा। कोई भी चीज़ अगर जाती है ऊपर की तरफ, तो महत्तम हाइट तक पहुँचने के बाद उसका वेग कुछ देर तक रुकता है और वापस आता है। रुक गया मतलब भी 0 हो गया, ठीक है। और ये प्रारंभिक वेग हो गया, है ना। फॉर्मूला वही रहेंगे, v² = u² + 2gh। एक चीज़ बताते हैं, अगर आप यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो यहाँ प्लस लगाएगा, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो फिर इसको प्लस में रखना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि हम यहाँ माइनस में ले चुके हैं, इसलिए हम फॉर्मूला जो है प्लस में लगा रहे हैं, है ना। वैसे जब भी ऊपर की तरफ फेंकते हैं यहाँ पर माइनस हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू प्लस में आपको रखना है। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। u², ये क्या है? u है, ये फोन लग रहा है, u² है। u कितना है? 35 प्लस 2gh। 2g का वैल्यू कुछ दिया है क्या? 10 दिया है। h का वैल्यू तो निकालना ही है, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर कितना होता है? बताया तो है मैंने, कितना होगा? 25 का 25 और ये 4 × 12, इतना ही तो होगा। 25 का 25, 3 × 12, ठीक ना। और ये हो गया 20 × h, ठीक है। ये वाला चीज़ को हम इधर लेकर के आते हैं, क्या हो जाता है? 20h = हो जाएगा -1225, h = ये 20 डिवाइड में आ गया। आप इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, चलिए डिवाइड कीजिए, ठीक ना। तो इसको 122 लेते हैं, 20 से करते हैं तो कितना होता है? 6 बार में, ठीक है। 120 हो गया, 2 बच गया यहाँ पर, 1 बार में लग रहा है ना, 1 बार में लग रहा है। अब कितना बच गया? 5 बच रहा है, तो 5 पे 0 बैठा दिए, 20 × 40, 61.2। और आगे डिवाइड करेंगे तो ये 5 भी आ जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। ये हाइट है। हाइट जो है भले ही यहाँ पर आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा, लेकिन हाइट जो हम पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि हाइट डिस्टेंस वगैरह सब पॉजिटिव में आता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, इसी पिंड का भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है भार, वेट 10 न्यूटन, वेट का मात्रा न्यूटन होता है। ये पृथ्वी पर है, अगर इसका वेट चंद्रमा पर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी वस्तु का वेट, याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी भी वस्तु का वेट पृथ्वी पर अगर m न्यूटन है तो चंद्रमा पर m/6 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? m/6। तो अर्थ पर जो भी वेट है उसका 1/6 होता है पृथ्वी पर का वेट। चलिए, तो पृथ्वी पर कितना था? 10 का ही था। इसको मैं डिवाइड किया तो 1/6, 16×6 = 96, है ना।
तो 1.66 करके कुछ आएगा, ठीक ना। तो 666 आ जाएगा ना, 1/6 न्यूटन हो गया, ठीक है। अगर यही हम आगे बढ़ाएंगे इसको 666 करते करते तो ये क्या होता है, ये 7 हो जाता है। ये क्या होता है, ये 7 होता है, ठीक ना। तो 1.7 न्यूटन जो है ये चंद्रमा पर वेट हो जाएगा, भार हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, देख लीजिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का 1/6 गुना होता है। सही बात है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर चंद्रमा पर न्यूटन में भार क्या होगा, ठीक है। 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है पृथ्वी के ऊपर, उसका भार कितना होगा और चंद्रमा के ऊपर उसका भार कितना होगा। तो आइए, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 kg, ठीक है। तो पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना होता है, तो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार निकालना है तो 9.8 से इंटू करते हैं। क्या करते हैं, 9.8 से। क्यों, क्योंकि mg होता है, m कितना है 10, g कितना है 9.8, इंटू कर दिया, कितना आ गया 98 आ गया। क्लियर है। चलिए, अब हमको इसी का वेट चंद्रमा पर भी निकालना है, मून पर। मून पर का वेट कितना होता है, अर्थ पर के वेट का 1/6 होता है, ठीक है। अर्थ पर के वेट कितना होता है, 1/6 होता है। तो मैंने वेट का वैल्यू रख दिया 1/6 इंटू 98, कितना होगा 16 छक 96, 96 2 बच रहा है, 36 18, 16.3 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूटन। पहले हम अर्थ पर वेट निकाल लेंगे। अर्थ पर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W को टेम जी या F को टेम जी, एक ही बात तो हुआ, F ही तो W होता है, बताया तो था कल मैंने। तो M दिया हुआ 10, G का वैल्यू 9.8, पॉइंट हट गया 10 आ गया, 10 हट गया 98 आ गया। अर्थ पर जब किसी वस्तु का वेट पता चल गया तो पृथ्वी पर सिर्फ 1/6 कर देंगे तो निकल जाएगा इसका वेट। तो 98 का 1/6 कर दिया, 16.3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये है, मैं इसको मिटा देता हूँ। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 600 न्यूटन है। अच्छा, किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है, उसका पृथ्वी की सतह पर भार दिया हुआ है, अर्थ करते हैं 600 न्यूटन है, ठीक है। पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। यदि उस व्यक्ति को इतना ऊंचा ले जाया जाए कि जितना कि पृथ्वी की त्रिज्या है, तो वहां उसका भार क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसको मान लीजिए कि अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ का रेडियस क्या हो गया, r हो गया, ये r का रेडियस हो गया r। तो इस वस्तु को, किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा ले जाएगा जितना कि रेडियस है, तो ये भी r हो गया, ठीक ना। यहाँ पर वस्तु को ले जाया गया, ठीक ना। तो वहां पर उसका भार क्या होगा, 600 न्यूटन के वस्तु का भार यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो जा रहा है, r प्लस r, 2r हो जा रहा है, ठीक है, ठीक ना। 2r हो गया। तो अब बताइए g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, gm/r² होता है। क्या होता है, gm/r² होता है, ओके। तो gm/r², यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, 2r है, क्या है 2r है, ठीक है। 2r हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 4r²। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम g डैश मान लेते हैं या इसको h मान लेते हैं, h हाइट पर, ठीक है। तो h हाइट पर उस वस्तु का जो भार है इतना होने वाला है, 1/4 gm/r², ओके। मतलब ये कि इसका वेट कितना था, पहले 600 था, 600 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वेट निकल जाएगा इस साइड पर। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, हाइट बढ़ता है,
वेट जो है वो घटते चला जाता है। ठीक है, हाइट बढ़े या हाइट घटे, वेट तो उसका घटेगा ही घटेगा। ठीक ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 600 में 4 से डिवाइड कर देना, कितना हो गया 125 हो रहा है क्या, 125 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 125, 12 × 60 क्या हो जाएगा 125 होगा, नहीं 15 × 4 = 60, 150 होगा, सॉरी 150 इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन कीजिए। किसी वस्तु का वेट या व्यक्ति का वेट 600 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अगर उसको इतना हाइट पर ले जाया गया जितना कि पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या r है, इसको भी r हाइट पे ले जाया गया है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से, क्योंकि सारा फोर्स तो सेंटर में ही लगता है, और वेट क्या है, फोर्स ही तो है पृथ्वी द्वारा जो खींचा जा रहा है। डिस्टेंस हो गया 2r। यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो लगाया था Gm/r², अब r² के ऊपर 2r करते हैं, Gm/2r², ये हो गया 4r², मतलब 1/4 Gm/r²। ठीक ना, तो मतलब ये Gm/r² क्या है, पृथ्वी का g है, तो पृथ्वी का g का 1/4 होता है इसका g। ठीक ना, मतलब वेट भी 1/4 हो जाएगा, तो 600 का 1/4 कितना होगा 15, 15 जगह 60, 150 हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का आपको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, मैं आपका सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। फिजिक्स टेंशन का टेंशन लेना ही नहीं, फिजिक्स में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स में हो चाहे जीएस का प्रॉब्लम हो, मैं सारा सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग बस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी टाइम में और इसी चैप्टर के साथ। तब तक